स्कैंडल हुआ एक जो है वो एडवर्टाइजमेंट के हवाले से, ठीक है। खाली फोटो लगा के मुबारक दी कि आप मतलब प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो मुखालिफ थे, उन्होंने मियाँ साहब को शिकायत लगाई। ब्यूरोक्रेट्स होता है तो वो जब रिटायर हो जाता है तो बहुत सारे एसेट्स इकट्ठे करके आता है। क्या बिफोर द ड्यूटी क्या एसेट्स थे और इस वक्त क्या एसेट्स? मैंने अपनी नौकरी में तकरीबन कोई 12-15 एकड़ ज़मीन खरीदी। कोटा जो है दरअसल मंशियात स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है। इस केस में सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अफसरान के नाम आए थे, उसमें आपका भी नाम था? मुझसे ये पहले का वाक़या है, 2 साल पहले। अच्छा, आप गिलानी साहब के बेटों के खिलाफ एक ये नारकोटिक्स बोर्ड ने बनाया था। पहले तो ये बताइए कि मोटरवेज के हवाले से जो एक जाल बिछाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर, क्या समझते हैं कि मोटरवे क्या इस बनाना ज़रूरी समझते हैं? मोटरवे बनाना बहुत खुश आइंद बात है, खुश आइंद बड़ी अच्छी बात है। ये ज़ाब्तियाँ जो मोटरवेज के अंदर होती हैं, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? मोटर में कम कौन सी बेजा? और 24 की बात करते हैं कि 28 में या उससे पिछले इलेक्शन में तो इन्वॉल्वमेंट तो रही है ना। इन्वॉल्वमेंट सिर्फ 85 के बाद नहीं रही सर। गांधी हर इलेक्शन में होती है। मैंने इलेक्शन खुद करवाए, हम पुलिस में एसपी रहा हूँ। 2 बड़ी पार्टीज थी, एक पीपल्स पार्टी थी, एक मुस्लिम लीग थी। दोनों में फ़र्क बहुत बड़ा था। बेनज़ीर भुट्टो बहुत बड़ी लीडर थी, मियाँ नवाज शरीफ को आई। खान 18 में इमरान खान की सपोर्ट की। मतलब कि ये बात सच है कि ब्यूरोक्रेसी मतलब कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो अपनी जो उनकी सीट है वो बचाने के लिए वो हर गलत काम करते हैं। उन्होंने किए हैं। 24 का इलेक्शन उन्होंने रिग करवाया, ठीक है। में बहुत बड़ा मोमेन है, सुप्रीम कोर्ट शामिल था, इलेक्शन कमीशन शामिल था। जो CSS एप्लीकेंट होता है जो पास कर जाता है इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद, वो ब्यूरोक्रेट ही बन जाता है कि सारे पाकिस्तान में ऐसे हैं कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और एक इदारा है प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, वो हर सूबे में है। बिल्कुल, PPSC और CSS। ये खुशकिस्मती से ऐसे इदारे हैं जी कि इन पे अभी भी लोगों को एतमाद है। नौजवानों को जो इम्तिहान देते हैं ना जी, मसलन तकरीबन जो पिछला रिजल्ट आया है, जी 12,000 कैंडिडेट थे, 350 पास हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एजीन पॉडकास्ट के साथ उमर शरीफ लगारी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज का जो पॉडकास्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के जो गेस्ट हैं उन्होंने पंजाब पुलिस में बड़ा अरसा सर्व किया, मोटरवे पुलिस के अंदर बड़ा टाइम गुजारा, FIA और बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें उन्होंने बड़ा जो है वो टाइम गुजारा। उनसे पूछेंगे क्या उनका एक्सपीरियंस रहा इन तमाम तर इदारे जात में, ब्यूरोक्रेसी का जो है वो क्या रोल है पाकिस्तान के अंदर। मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली ज़फ़र अब्बास लक साहब का। आज हमें उन्होंने टाइम। जी सर, ज़फ़र अब्बास लक साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि आपकी बहुत सारी, आप एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी हैं और डिफरेंट जो है वो आपने शोबाजात में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी है। आज जो पॉडकास्ट होगा हमारे तमाम नाजरीन के लिए बड़ा मेरे ख्याल में इंफॉर्मेटिव सेशन होने जा रहा है क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का एक्सपीरियंस आपसे हमें जो है वो आज सुनने को मिलेगा। स्टार्टिंग विद योर इनिशियल जर्नी, कब से और कहाँ से ये आगाज़ हुआ इस ऑफिशियल लाइफ का, कि एक सरकारी लाइफ जो आपने अपॉर्चुनिटी अवेल्स की, कब से ये स्टार्ट हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी लगारी साहब, थैंक यू। देखें जी, मैंने मैट्रिक किया सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर से जी। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में आ गया। FA मैंने सरगोदा कॉलेज से किया जी। गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा से, और मैंने मिडिल भी गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 सरगोदा से किया। जी। वालिद साहब ने यहाँ दाखिल करवा दिया। उनको शौक़ था कि मैं अकेला बेटा था जी। तो, लेकिन उनको शौक़ था कि मैं पढ़ूँ, क्योंकि गांव में आपको पता है हमारे जो ख़ास तौर पे ज़िम्मेदार हैं, जी। आज से मैं अगर 50-60 साल पीछे चले जाएं जी। तो वो गांव बिल्कुल डिफरेंट था। आज का गांव बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है। उस वक्त बिजली नहीं थी गांव में, जी। तो लड़ाई झगड़े, पुलिस, हर वक्त गांव में बिल्कुल डिफरेंट माहौल था। तो वालिदैन चाहते थे कि उनके बच्चे यहाँ से निकलें, इस माहौल से अच्छा माहौल नहीं है। जी। आजकल भी वही है गाँव, मतलब मेरे ख्याल में जी। वो गांव शायद बेहतर था जो 60 साल पहले था। बिल्कुल। आज का गांव जो है वो ज़्यादा ख़राब हो गया। मैं उसकी सोशल कंडीशन की बात कर रहा हूँ। जी। लड़ाई झगड़े मंशियात, पहले ये चीज़ नहीं थी। बिल्कुल ऐसे ही है। और पहले गांव में बड़े लोग होते थे, हर कबीले के सेक्ट के बड़े बड़े लोग जो थे वो गांव को संभाल लेते थे। वो एक एडमिनिस्ट्रेशन थी नेचुरल। अब ये हो गया कि वो बंदे जब चले गए, अब जो नए लोग आए हैं जी। वो ज़्यादा शहरों में आ गए हैं। अर्बनाइजेशन का बड़ा ट्रेंड है, गरीब भी शहरों में आ गए मजदूरी के लिए। जी। तो गांव में कोई अथॉरिटी नहीं है।
अथॉरिटी न होने की वजह से गांव का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, माहौल है, वो बिल्कुल ख़राब हो गया। कोई किसी को रोकेगा नहीं, कोई बदतमीजी करता है, कोई किसी बड़े को गाली निकालता है, किसी का कुछ चारा काटता है, चोरी करता है, हदबंदी का झगड़ा है, 100 किस्म की चीज़ होती है। 6-7 हज़ार का गाँव है आबादी का, तो वो फिर अच्छा, फिर एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट है, कोई बताने वाला नहीं। एक नंबरदार है जो सरकारी बंदा है गवर्नमेंट का, तो लेकिन नंबरदार की ओवर द टाइम्स जो इख्तियार थे जो अंग्रेज़ों के वक़्त थे, फिर मुग़लों के वक़्त थे, वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। ये भुट्टो साहब के वक़्त तक वो रहा, अयूब खान के वक़्त में ज़्यादा थे। तो अब वो उसकी जगह पे थानों में टाउट चले गए, वो क्योंकि अब वो नंबरदार बेचारे की बात ही को नहीं सुनता। अच्छा। ये तो डिप्टी कमिश्नर का काम है कि नंबरदार की इज्जत बनाए, नंबरदार जाएं, उनकी रिपोर्ट करें। अब तो कोई खास रकवा मेरे ख्याल में नंबरदार की कोई वैल्यू नहीं रही। जी मैं मुख्तसरन बता रहा हूँ कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बेसिकली विलेज एक इकोनॉमिक यूनिट है। जी बिल्कुल, आपकी इकॉनमी की वो बेस है। अगर वहाँ पे एग्रीकल्चर में मेहनत की जाए तो आज जितनी प्रोडक्शन है आपकी एग्रीकल्चर की, इससे डबल आप विद इन 2 ईयर्स ले सकते हैं। इतना पोटेंशियल है, लेकिन कोई बंदा नहीं कर रहा। जो सरकारी महकमे है एग्रीकल्चर के मुतल्लिका, मसलन फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चर है, इरीगेशन है, फिशरीज है, लाइफ स्टॉक है, ये 5-6 महकमे हैं। ये इनका ज़िम्मेदार से कोई रब्ता नहीं है और उसके लिए वो कोई आउटपुट भी नहीं है। अब फॉरेस्ट गवर्नमेंट ने कहा जी जंगलात लगाएं, सैलाब की बड़ी ज़रूरी हैं, ज़िम्मेदार प्लांटेशन। तो आपने जो मेरा सवाल था कि आपने फिर शहर से मुंतकिल हुए, शहर की तरफ पढ़ाई? हमारी ज़मीन है वहाँ पे, हम तो वालिदैन उधर ही थे। ठीक है। मैं खुद अकेला, मुझे हॉस्टल में हमारे साहब ने दाखिल करवाया। मैं खाली थोड़ा सा गांव पे हाईलाइट इसलिए कर रहा था कि वो एक ऐसा वॉइड है, ऐसा मिसिंग लिंक है। अगर गवर्नमेंट उस पर तवज्जो दे तो वो अपनी जो एग्रीकल्चर इकॉनमी है उसको डबल कर सकती है। देखें, एडिबल ऑयल आप $5 बिलियन का इम्पोर्ट करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि विद इन 5 ईयर्स पूरे पाकिस्तान में वो खुद आप उगा सकते हैं कि पाकिस्तान में हर चीज़ होती है। सरसों है, कैनोला है, सनफ्लावर है, कॉटन सीड है, ये सारा होता है यहाँ पे। बिल्कुल, हम एग्रीरियन कंट्री हैं। लेकिन बात ये है कि आप उस पर तवज्जो नहीं है। तो इसी तरह अगर आप अभी कॉटन भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, पहले हम एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है जी, ये वो नालायकी है और सरकारी महकमों की अदम तवज्जो है जी, और गवर्नमेंट की जो है उसकी रेगुलेशन या मॉनिटरिंग वो कमज़ोर है। ठीक है। अब मैं आ गया जी लाहौर। मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने BA किया जी। फिर हम लॉ कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी में आ गए। अच्छा। हमारे ज़माने में लॉ कॉलेज अनारकली के पास था, ओरिएंटल कॉलेज के साथ। ठीक है। ओरिएंटल कॉलेज अभी भी उधर ही है। वहाँ पे होते हैं उर्दू, फारसी, अरबी, ये सब्जेक्ट होते हैं, पंजाबी। तो उसके साथ ही लॉ कॉलेज था, हमारा लास्ट बैच था। ठीक है। 1978 में मैंने लॉ का इम्तिहान दिया, 79 में रिज़ल्ट आ गया। तो उसी साल ही हमने, वालिद साहब को शौक़ था कि हमारे इलाके में कोई अफसर नहीं था कि मैं सरकारी मुलाजमत करूं, तो वो मुझे छोटी जो ज़रा जूनियर रैंक पे हमें मिलती थी, हम 1-2 दफ़ा ट्राई की लेकिन हमने नहीं की। तो CSS का मेरा, हमारे क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में जो सीनियर्स थे वो हर साल CSS का इम्तिहान देते थे। ठीक है। हॉस्टल में हम रहते थे, न्यू हॉस्टल में, वो जब आते थे तो उनके पर्चे हम देखते थे, क्वेश्चन पेपर्स। तो हमें शौक़ था कि हम भी करें जी। तो हमने वो तैयारी की लॉ के बाद जी। तो 78 में लॉ का इम्तिहान दिया और 78 के एंड में दिसंबर में हमारा CSS का इम्तिहान था। ठीक है। 5-6 महीने हमें मिल गए, हॉस्टल हमारा ख़त्म हो गया जी। फिर हम न्यू इधर यूइंग हॉल कह रहा हूँ, ये जो आपका YMC हॉल है माल रोड पे, वहाँ पे कमरा मिल जाते थे, बड़े अच्छे कमरे थे और हम उधर रहे, उधर तैयारी की। वहाँ उस ज़माने में बहुत फॉरेनर्स आते थे जी। बेसिकली वो फॉरेनर्स के लिए बना था। ठीक है। बहुत टूरिस्ट आता था, लेकिन अब देखें टूरिस्ट लाहौर से गायब हो गए। तो वो ये उस वक़्त का लाहौर है। तो हमने इम्तिहान दिया जी, मैंने लॉ किया जी। उस वक्त ये होता था कि सब्जेक्ट्स की अभी FPSC ने कुछ नई अमेंडमेंट्स की हैं, रिफॉर्म्स की हैं। उस वक्त के ज़माने में मसलन उस वक्त हिस्ट्री 400 नंबर के हम रखते थे, लॉ रख सकते थे, लेकिन अब नहीं, अब 100 नंबर का हो गया। अल्लाह ने मेहरबानी की, पहली दफ़ा अटेम्प्ट में हमारी पुलिस सर्विस आ गई। पुलिस सर्विस का हम गांव में थे, पुलिस को देखते थे, आती थी, हम नंबरदार भी थे वाले साहब। ठीक है। तो वो हम शौक़ था तो मैंने पुलिस में सर्विस में ज्वाइन कर ली।
पंजाब प्रॉमिस एलोकेशन होगी हमारी, ठीक है। क्योंकि हर सूबे में जाते हैं अफसर हमारे। तो उसका फिर मेरी नौकरी सारी पुलिस की पंजाब की है, ठीक है। पंजाब पुलिस की है। मैं जब प्रमोट हुआ ग्रेड 21 में, फिर मैं तो इस्लामाबाद सीएसएस आपने पहली अटेम्प्ट में क्लियर कर जी लिया? हाँ, मैं अल्लाह की मेहरबानी से किया। ठीक है। तो मैंने सेकंड अपीयर हुआ, क्योंकि हमारे वक्त में एकेडमी में ज़रा सिस्टम डिफरेंट था। ठीक है। एक इम्तिहान फाइनल एकेडमी में भी होता था ट्रेनिंग के बाद। ये भुट्टो साहब ने रिफॉर्म्स की थी 73 72 में। तो वो मैंने कहा हो सकता है एकेडमी के इम्तिहान में हम लूज़ कर जाए पोजीशन। तो लेकिन हमारे एकेडमी में जब हम गए तो वो सिस्टम ख़त्म हो गया। पहले के रिजल्ट के बेस पे भी हमारी एलोकेशन हो गई। सेकंड भी मेरा अच्छा पोजीशन आई, मुझे पुलिस सर्विस ही तकरीबन यही मिल रही थी। तो इस तरह हम नौकरी में आ गए। फिर हमारी ट्रेनिंग पहले कॉमन ट्रेनिंग होती है। ठीक है। ये बहुत अच्छा किया भुट्टो साहब ने कि कॉमन ट्रेनिंग का मतलब है तमाम जो ऑक्यूपेशनल ग्रुप हैं फेडरल गवर्नमेंट के, वो कुछ 9 हैं, पुलिस है, डीएमजी है, कस्टम है, इनकम टैक्स है। तो ये सारे उधर फॉरेन सर्विस है, ये सारे इंफॉर्मेशन सर्विस है, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस है, ठीक है। रेलवे है, मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट्स है, ये कोई 9-10 डिपार्टमेंट हैं, पोस्टल है। ये सारे ऑफिसर एक दफ़ा लाहौर में इकट्ठे होते हैं, ठीक है। सिविल सर्विस अकेडमी वाल्टन में। ठीक है। अच्छा, उसका फ़ायदा ये होता है कि आप तमाम को एक किस्म की क्लास वो बन जाती है, आप जान जाते हैं। ठीक है। फिर प्रैक्टिकल लाइफ में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन हो जाती है। आप किसी महकमे में काम है सरकारी, तो आप बड़े आराम से अपने किसी बैचमेट को कहेंगे तो वो काम हो जाएगा। तो ये भुट्टो साहब की रिफॉर्म्स थी। अब देखें ना, ये जो एक लीडर होता है, बड़ा लीडर होता है जी, उसकी नज़र हर चीज़ पे होती है। उसके बाद कोई काबिल जिक्र आज तक कोई लीडर कुछ नहीं कर सका। ठीक है। कोई जो किया है उसको ख़राब किया है, अच्छाई किसी ने नहीं की। तो इसलिए नहीं की कि इनमें मतलब ये एक इनेतात था। हाँ, भुट्टो साहब थे, वो जो लेवल था मुल्क चलाने वाले लोगों का, वो आप समझ लेंगे अगर वो 100 पे थे तो आज 30 पे जो लोग हैं वो मुल्क चला रहे हैं। इतना फ़र्क आ गया है। तो भुट्टो साहब की रिजीम को आप भुट्टो साहब बहुत बड़े लीडर थे। सर लीडर तो थे, लेकिन अच्छा इसमें हम हमारी आज का ये मौजू तो नहीं है, चलो इसमें आप हाँ, सवाल कर लेता हूँ। हाँ। भुट्टो साहब ने जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी जो थी कम्युनिज्म, ठीक है, उसको एक इनडायरेक्टली अडॉप्ट किया। ठीक है। नेशनल प्राइवेटाइजेशन हुई। आपको नहीं लगता कि जो नेशनल प्राइवेटाइजेशन हुई उसने मुल्क का जो है वो निज़ाम दरम बरम कर दिया? देखिए जी, उनका बेसिकली जो नारा था सोशलिज्म का, जी, और उस वक्त कम्युनिज्म आपको पता है रशिया और रशियन ब्लॉक जो था जी, वो बिल्कुल पैरेलल चल रहा था कैपिटलिज्म के। जी, अमेरिकन ब्लॉक और रशियन ब्लॉक्स थे। जी, बहुत सारे मुल्क थे 25-30 जो कि जी, प्रो रशिया थे। जी, तो उनकी अपनी इकोनॉमी थी सोशलिज्म बेस्ड। भुट्टो साहब बेसिकली उनका फोकस था गरीबों पे। वो चाह रहे थे कि गरीबों को अपलिफ्ट करें और गरीबों को उन्होंने एम्पावर भी किया। तो उसके हवाले से इस्लाम को, कम्युनिज्म को उन्होंने ब्लेंड किया। असल में सर वो नाकाम हुई। वो नाकाम सही हुई, है, क्योंकि नाकाम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई सर। वो आप जहाँ पे भी कम्युनिज्म देखिए, चाइना में देखें आप, फ्रांस में देखें आप हिटलर की भी रजीम को देखें तो वो एक सॉर्ट ऑफ मार्क्सिज्म की थ्योरी वो उसको ही अडॉप्ट कर रहा था, कम्युनिज्म को। अब क्योंकि कम्युनिज्म एक किस्म का ऐसा एक मेरे ख्याल में थ्योरी है जिसमें आप ऐसा एक सिस्टम बना देते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि हाँ जिसको जो है वो उतनी उजरत मिले जितना वो इस्तेमाल कर सके। ठीक है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। ठीक है, मेरे ख्याल में वो तो फ्लॉप हुई है उनकी थ्योरी। जैसे आप हम उसमें तो नहीं पढ़ते, लेकिन उनका जो मतबा नज़र था हाँ, कि गरीबों को अपलिफ्ट करना, उन्होंने एक नया उनका ख्याल था कि ये जो तमाम जो उस वक्त 21 फैमिलीज थी उनकी मोनोपोली थी। ठीक है। चलो भुट्टो साहब की दूसरी अगर एक एंगल देखें तो जैसे वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान का जो सेपरेशन हुई भुट्टो साहब की उस वक्त के दौर में, उसको किस तरह तनाजुर में आप देखते हैं? फिर देखिए जी, उस वक्त के जो पॉलिटिशियन थे, मैं उस वक्त फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। ठीक है, 71 में। ठीक है, क्योंकि हमने देखा हमारा इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं थी सियासी बातों को समझने की। एक बिल्कुल जैसे एक मतलब यंग थे बहुत, अखबार हम पढ़ते थे, यही खान साहब आ गए अयूब खान के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए बात यह है जी कि बड़ी सिंपल सी बात है, इलेक्शन हुए, इलेक्शन कराए, मार्शल था, ठीक है, यही खान ने इलेक्शन करवाए, ठीक है, मुजीबुर रहमान जीत गया जी। उसके को मुतालबे कोई ऐसे नहीं थे कि बहुत बड़े कोई गैर जिम्मेवाराना थे। मुजीबुर रहमान के, हाँ, ठीक है, वो अब ये समझ लें कि एक कन्फेडरेशन जी टाइप थी। ठीक है, फेडरेशन और कन्फेडरेशन में फ़र्क होता है। ठीक है, ये होता है कि कन्फेडरेशन में होता है सूबे ज़रा आज़ाद होते हैं, ऑटोनमस होते हैं, बिल्कुल। जैसे आजकल का दुबई है, जी, यूएई है, जी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जी, 7 रियासतें हैं, जी, बिल्कुल, वो बहुत सेमी
ऑटोनॉमी है उनकी। जी बिल्कुल, यूके में भी ऐसे है, आप देखें स्कॉटलैंड, आयरलैंड हो गया, वो कॉन्फेडरेशन है। बिल्कुल। मुजीबुर रहमान वो चाहता था कि हमें बाकी हमें दें इख्तियार और कुछ महकमे फेडरल गवर्नमेंट रखे, ठीक है, जो बड़ी जायज़ बात थी जी, क्योंकि हमसे वो दूर था, 1000 मील का फासला था, बिल्कुल। तो याहिया खान उसको ग्रेस्प नहीं कर सका। और याहिया खान का काम था भाई इलेक्शन के रिजल्ट को ऑनर करता, मुजीबुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर बनाते, पाकिस्तान बच जाता, बिल्कुल बच जाता। उसमें भुट्टो साहब का रोल आप जो लोग कहते हैं वो गलत करते हैं। भुट्टो साहब का फिर प्राइम मिनिस्टरशिप को भुट्टो साहब न बनते, भुट्टो साहब अपोजिशन लीडर बनते। हाँ तो बिल्कुल, याहिया खान का काम था ना जी, जिसके देखें जिसके पास हुकूमत है उसने काम सेशन बुलाना याहिया था। खान साहब का काम था। मैं इस पे नहीं कहता, आजकल बहुत किताबें इस चीज़ पे लिखी हैं, क्रिटिक्स इस चीज़ पे लिखते हैं, और मौर्रिख ने ये लिखा है कि अगर भुट्टो साहब अगर वजीर आजमशिप ना करते एक्सेप्ट, तो शायद वो फिर पाकिस्तान फिर भी बच सकता था। नहीं नहीं, मुजीबुर रहमान साहब को देखिए पता क्या जी, वो एक फ्रीडम मूवमेंट थी। देखिए ये पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, हमारा गलत फीड किया जाता है, जो मखसूस तबके हैं, ठीक है, वो अपने पे बात नहीं आने देते। वो एक फ्रीडम मूवमेंट थी। ये बात गलत है कि मुजीबुर रहमान की वजह से, इलेक्शन की वजह से नहीं, वहाँ पे एक तैयार हो चुकी थी फ्रीडम कि हमने पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान से अलग होना है। उनके जो स्टूडेंट थे, आप एक किताब पढ़ें जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं यूनुस खान जी, जो बांग्लादेश के, जी, इनकी किताब है, ठीक है, जो इन्होंने ग्रामीण बैंक बनाया था, ग्रामीण बैंक पे उन्होंने किताब लिखी है, ठीक है, उसमें बकायदा वो लिखते हैं कि वो लिखता है कि हम स्टूडेंट थे अमेरिका में, तो हम बकायदा हम कैंपेन चलाते थे कि सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान। अच्छा, वो एक सब उनकी फ्रीडम मूवमेंट थी। इंडिया ने आके उसको मदद की उनकी, उसने जल्दी कर दिया काम। तो क्योंकि जियोग्राफिकली भी बहुत दूर थे ना, ये भी मसाइल वो थे, इसलिए थी कि हम देखें हम उसका मुल्क का निज़ाम सही नहीं चला सके, नहीं चला सके, सही हमें बात। एडमिट करना चाहिए, अपने आप को बेहतर करना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर, हम थोड़ा सा आते हैं ब्यूरोक्रेसी पे। ठीक है, सीएसएस के एग्ज़ाम के बाद हर वो फर्द, हर वो जो सीएसएस एप्लीकेंट होता है, जो पास कर जाता है इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद, वो ब्यूरोक्रेट ही बन जाता है एक किस्म का। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेसी हमेशा ये समझी जाती है कि रियासत की जो असल हुक्मरान है वो ब्यूरोक्रेसी उसको कहा जाता है, क्या ये तासुर हकीकत है? देखिए जी, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, 2 इदारे हमारे मुल्क में जी, आज भी, जब मुल्क का सारा निज़ाम ख़त्म हो गया जी, आज की जुडिशरी आपकी बिल्कुल 26वीं अमेंडमेंट आई, जो कोर्ट्स बन गए आइनी कोर्ट्स, तो जुडिशरी वगैरह आपकी बिल्कुल पब्लिक का एतमाद ख़त्म हो गया। लेकिन 2 इदारे पाकिस्तान में ऐसे हैं, एक है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और एक इदारा है प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, वो हर सूबे में है, बिल्कुल, पीपीएससी और सीएसएस। ये खुशकिस्मती से ऐसे इदारे हैं जी कि इन पे अभी भी लोगों को एतमाद है। जी, नौजवानों को जो इम्तिहान देते हैं ना जी, जी, मसलन तकरीबन जो पिछला रिजल्ट आया है, जी, 12,000 कैंडिडेट थे, 350 पास हुआ है। जी, यही रेशियो थी हमारे वक्त में भी, ठीक है, 3%। ठीक है, कोई बंदा ये नहीं कहता कि वहाँ पे फेवरेटिज्म है, सिफारिश है, नहीं। ये देखो बड़ी खुश बात है। मेरा मकसद था कि उनको हम अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, ये इदारे 2 हमारे बहुत अच्छे इदारे हैं। अब बात आ जाती है जी कि सिविल सर्विस की एम्पावरमेंट की, उनकी पावर क्या है। जी, देखिए जी, बात यह है कि सिविल सर्वेंट्स का काम होता है, एक तो ये काम है कि एक चीज़ समझी जाती है जी, कि मसलन एक बंदा, आप किसी को मुसलमान कहते हैं तो अंडरस्टूड है कि यार वो मुसलमान कुरान करीम पे अमल करेगा, हदीस से नबी पे अमल करेगा और वो एक नेक आदमी होगा। इसी तरह जब आप गवर्नमेंट का नाम लेते हैं तो ये अंडरस्टूड है कि गवर्नमेंट जो है वो हमतन गोश्त जो है वो मुल्क की तरक्की, अवाम की बेहतरी के लिए हर वक्त मेहनत करेगी। ये अंडरस्टूड बात है। ठीक है, लेकिन बदकिस्मती से लगारी साहब, जी, अब हमारी गवर्नमेंट का जो अवाम का एतमाद उठ गया है, जी, 85 के बाद जो गवर्नमेंट्स आई, जी, भुट्टो साहब की वक्त तक एक सियासी दौर था, ठीक है, लोगों का एतमाद था, वो उन्होंने गलतियाँ की, वो अलग चीज़ है। ठीक है, ज़ियाउल्लाह के मार्च चला के बाद 85 में नई असम्बली आई, मोहम्मद खान जो बड़ा एक अच्छा शरीफ आदमी था, बड़ा अच्छा प्राइम मिनिस्टर था, लेकिन लोगों का अब हमारी गवर्नमेंट्स पे एतमाद नहीं है। वो कहती हैं जी हमारी तमाम खराबी जो है वो हमारी गवर्नमेंट्स कर रही हैं, जो पॉलिटिशियन हैं उनको साथ, उनको अरबी की इंटरफेरेंस है बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसकी वजह से जो ब्यूरोक्रेसी है, वो ब्यूरोक्रेसी के पास पावर्स नहीं है, उनको बिल्कुल इन्होंने टेम कर ली है। ठीक है, जो बात ऊपर से ऑर्डर होना है वो गलत सही करना है, उसकी एक आपके सामने मिसाल है, आपको समझ आ जाएगी। देखिए जी, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि कोई गवर्नमेंट अगर आपको गलत ऑर्डर दे तो आपने मानना है, कहीं नहीं लिखा हुआ। और क़ायद आज़म के इरशादात हैं कि आपने अपनी ज़मीर से कानून और आइन के मुताबिक काम करना है। आप जो 2024 का इलेक्शन हुआ है जी, उसमें अनप्रेसिडेंटेड लेवल की धांधली हुई है, वो धांधली दुनिया में कहीं भी नहीं हुई,
इतनी ज़्यादा हुई है। ठीक है। यानी कि देखना, एक बड़ी पार्टी जो थी इमरान खान की पार्टी, उसका निशान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ले रहे हैं, वो भी उस धांधली में शामिल था। ठीक है। जिस मुल्क का चीफ जस्टिस धांधली में शामिल हो, आप मुझे बताएं उस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी से आपको क्या गिला होगा? देखिए, ब्यूरोक्रेट तो बड़ा फिर होता है, हर वक्त अवाम में रहता है, सियासतदानों से तल्लुकात होते हैं उसके। तो ये होता है जी कि जब गवर्नमेंट आप मतलब कि ये बात सच है कि ब्यूरोक्रेसी मतलब कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो अपनी जो उनकी सीट है वो बचाने के लिए वो हर गलत काम करते गलत काम करते हैं। उन्होंने ये किया। किए हैं। 24 का इलेक्शन उन्होंने रिग करवाया। ये डिप्टी कमिश्नर्स ने, एसपीज ने, आईजीज ने और चीफ सेक्रेटरी ने रिग करवाया है। बिल्कुल ठीक है, आर्मी ने कहा, आर्मी उसमें बहुत बड़ा मोमिन है, सुप्रीम कोर्ट शामिल था, इलेक्शन कमीशन शामिल था, लेकिन इनका काम था ये उस रिफ्यूज करते ना करते। देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है भाई, कोई उनको हार्म नहीं कर सकता था। ट्रांसफर हो जाती क्या होता, कुछ भी नहीं था। तो देखो सारे मुल्क का निज़ाम खत्म हो गया, तबाह हो गया। अच्छा, ये आप मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं इनडायरेक्टली, मुझे इसमें बताएं कि अब 24 की बात करते हैं कि 28 में या उससे पिछले इलेक्शंस में तो इन्वॉल्वमेंट तो रही है ना। इन्वॉल्वमेंट सिर्फ 85 के बाद नहीं रही सर, इन्वॉल्वमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द थोड़ी बहुत धांधली हर इलेक्शन में होती है। मैंने इलेक्शन खुद करवाए, हम पुलिस में एसपी रहा हूँ, डीआईजी रहा हूँ, एसपी रहा हूँ, एएसपी रहा हूँ। मैंने कम से कम सारे इलेक्शन में मैं फील्ड में था। देखिए जी, उस वक्त ये होता था कि मैनेजमेंट ये करते थे, बड़ी मामूली 20% 30% फर्क होता था। दो बड़ी पार्टीज थी, एक पीपल्स पार्टी थी, एक मुस्लिम लीग थी। दोनों में फ़र्क बहुत बड़ा था। बेनज़ीर भुट्टो बहुत बड़ी लीडर थी, मियां नवाज शरीफ को फौज ले आई उसको, बेनज़ीर को चेक करने के लिए, ताकि वो उसका कद छोटा करने के लिए, ठीक है, सियासी तौर पे उसको कमज़ोर करने के लिए। लेकिन जब तक वो जिंदा रही, वो नवाज शरीफ से बड़ी लीडर थी। ठीक है, उनका वोट पब्लिक में था, तो नवाज शरीफ को फेवर दी गवर्नमेंट ने। कभी बेनज़ीर को या पीपल्स पार्टी को फौज ने कभी फेवर नहीं दी। ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, बेनज़ीर को कभी नहीं दी, हमेशा मियां नवाज शरीफ को दी। तो नवाज शरीफ साहब जो जितनी धांधली हुई है 85 से लेके अब तक 2024 तक, वो फौज ने नवाज शरीफ के हक में करवाई है, मुस्लिम लीग के हक में करवाई है। 24 तक, अब तक 24 में तो बहुत बड़ी धांधली हुई है। 18 में हुई है। 18 में आर्मी ने इमरान खान की सपोर्ट की, इमरान खान की, लेकिन सपोर्ट जो की थी वो, मैं खुद 18 का इलेक्शन मुझे शौक था, मैं जब रिटायर हुआ मैं खुद उसमें कैंडिडेट, अच्छा, मैंने किस पार्टी मैंने कैंपेन की। मैंने टिकट तो पीटीआई के साथ मैंने की था, लेकिन मेरा टिकट पर उन्होंने वादा किया, लेकिन टिकट मुझे नहीं मिला। एक और कैंडिडेट हमारे एमएनए के आ गए, नदीम अफजल चंद साहब थे, पीपल्स पार्टी से आए, वो एक अपना कैंडिडेट ले आए, फिर वो उनको टिकट दे दिया पार्टी ने, मैंने छोड़ दी, मैं भी पीपल्स पार्टी में चला गया। अब आप पीपल्स पार्टी का? पीपल्स पार्टी में मैं जाता हूँ, लेकिन पीपल्स पार्टी को अलग स्टोरी है कि पंजाब में वो कोई काम नहीं कर रही, कोई उनका तंजीमी काम या उनका जो होता है ना जी पब्लिक को वोट बनाने वाला काम, वो कोई नहीं है। लेकिन चलो हम हैं बराए नाम, वो पार्टी बेचारे, उनके लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी सिमत कोई नहीं, डायरेक्शन कोई नहीं, लीडरशिप कुछ नहीं कर रही। तो ये धांधली का मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के आइन के खिलाफ। अच्छा, धांधली की आपने बात की, जब आप पुलिस में थे, चलो ये बात खुल गई है, तो मेरे ख्याल में ये बात थोड़ा आप ऑडियंस को बता ही दें। तो फिर आप जब पुलिस ऑफिसर होते थे तो किस तरीके से आपको फिर हुकूमत से डायरेक्शन आती थी कि हाँ जी आपने धांधली करवानी है, इस हल्के में इतने वोट पड़वाने हैं, किस तरीके से आती है? मैं बताता हूँ आपको। देखिए जी, जो इलेक्शन से पहले प्री इलेक्शन जो थी ना मैनेजमेंट, मसलन गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट मौजूदा इलेक्शन करवाती थी, वो चाहे केयर टेकर है, चाहे मार्शल है, वो जिस पार्टी को, जो फेवरेट पार्टी थी, जो मैंने पहले कहा कि मुस्लिम लीग उनकी फेवरेट थी, साथ जमात इस्लामी को मिला लिया, बाकी को मिला लिया, मौलाना फजल रहमान को मिला लिया, ये जो छोटी पार्टी थी, एमक्यूएम आ गई, वो उनको फंड दे देते थे डेवलपमेंट के। ये एक तरीका था। 90 में आपने देखा कि आईजीआई बनी, आईजीआई को तो सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने पैसे आईएसआई ने बांटे। आईएसआई का चीफ का बयान है सुप्रीम कोर्ट में कि हमने पैसे दिए, सियासतदानों के नाम भी दिए उन्होंने, असर खान की पिटीशन पे, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड है, जजमेंट पास हुई, ठीक है। तो लेकिन एक मैं आपको बात लगाई सब कहता हूँ, जो पोलिंग स्टेशन के अंदर होता था ना, वो धांधली नहीं होती थी। ये मैं आपको, वो क्या होता था? कुछ नहीं, फेयर। वो पहले इतना कुछ कर लेते थे, इसको धांधली थोड़ी कहेंगे सर। आप प्री इलेक्शन अगर कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे अवाम में पजीराई हासिल कर रहे हैं और आपको अवाम वोट देने आ रही है, तो वो धांधली तो नहीं कहलाएगी सर। नहीं, देखे ना, दो कैंडिडेट्स हैं जी, एक को आप देते हैं
50 करोड़ रुपया जी। कि तुम डेवलपमेंट करो हल्के की, दूसरे को कुछ नहीं देते। तो ये धांधली वो गवर्नमेंट, इससे बड़ी क्या धांधली हो सकती है? गवर्नमेंट के पैसे रह के वो सड़कें बनवा रहा है, नालियां बनवा रहा है, तो लोग तालियां मारे उसको वोट देंगे, गांव में जाएगा जहां भी जाएगा। दूसरा कैंडिडेट है बेचारा, उसके पास कुछ भी नहीं है। फिर उसके अलावा IGI आपके सामने मिसाल है। फिर जैसे इमरान खान साहब की जो मैनेजमेंट की बाजवा साहब के वक्त में, तो कैंडिडेट वगैरह सारे फौज ने बनवाए। एक जनरल साहब जो अभी कैद हैं, क्या नाम है उनका, फैज हमीद साहब, ये टिकट बांधते थे। इनके डेरे पे चकवाल में लोग जिम्मेदार जो टिकट लेने वाले होते थे वो सारे जाते थे। एक कोई इनकी भाई की सिफारिश करवाता था, कोई किसी की, कि हमें टिकट दिलवा दें, ये डिसाइड करते थे। ये हुआ है, बिल्कुल हुआ है 18 में। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। 80 में चलो हम ये कह सकते हैं कि आवाम को इतना शऊर नहीं था। आवाम 2018 की बात करें, चलो 24 की बात करें, अगर 24 में तो इस तरीके से मेरे ख्याल में आवाम 24 की जो धांधली थी ना जी, ऐसी धांधली दुनिया में आज तक नहीं हुई। ये इतनी बड़ी धांधली थी कि देखें जी, इस वक्त असेंबली में आप कह सकते हैं कि 70% लोग वो हैं जो हारे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, जो PTI के नहीं हैं, जो नॉन PTI हैं। 70% हारे हुए लोग हैं। आप मुझे बताएं, जो ऐसे लोग होंगे वो हुकूमत करके कुछ कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। ये मैं आपको आपके प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूँ, जो मर्जी कर लें, ये हुकूमत जब तक रहेगी जी, ये पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की जो सोशल एंड कल्चरल एंड इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट है, ये उसको और ख़राब करेगी, बेहतर नहीं कर सकती। अच्छा सर, इसमें ये बताएं कि आपका एज ए सिविल सर्वेंट, जब आपको ये इंस्ट्रक्शंस किसी किस्म की भी मिलती थी कि आप धांधली में हिस्सा लें, या जिसको आप धांधली कह रहे हैं ना सर, कि फंड्स दे देना, या किसी भी फंड हमें नहीं देते थे, वो तो गवर्नमेंट डायरेक्ट, चले गवर्नमेंट डायरेक्ट देती थी। किसी ना किसी तरीके से तो फैसिलिटेट करवाते होंगे ना, जिनको वो लाना चाह रहे हैं आपके जरिए। तो आपका तब आपका दिल नहीं किया कि मैं सिस्टम से वो देखिए, सबसे बड़ा क्या, IG वो ऐसा लगाते थे जो उस पार्टी को सूट करता था, नंबर 1। जब IG लग गया, चीफ सेक्रेटरी लग गया, तो नीचे जो SP और DC हैं वो तो सारे उनको फॉलो करेंगे, उनके सारे को। आप किस रैंक पे थी वैसे, अगर उस वक्त की बात करें? मैं बात कर रहा हूँ तमाम इलेक्शन की, तमाम किसी एक इलेक्शन की बात, तो 13 की इलेक्शन की, ये आप इसकी को नहीं लेते, वो तो अब हो गया ना जी। जिसमें आप ये आपके सामने बैठा है, जो आपके सामने आंखों के सामने चीजें चल रही हैं, आप इसको ले, आप सर इसको हम एडमिट कर रहे हैं ना, इसको हम एडमिट कर रहे हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपके तजर्बे की थोड़ी सी बात करें ना सर। मैं आपको तरीका वारदात बता रहा हूँ। तरीका वारदात ये है कि देखें, जिस पार्टी को फेवर करनी होती है, उस पार्टी के जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है, तरीका वारदात में ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व होते हैं। ब्यूरोक्रेसी बेचारी तो उनका हर बात मानती है, हर बात मानती है। उस वक्त पे मतलब आपने भी हर बात मानी होगी। बिल्कुल, हम उसको तो मेरा सवाल यह है कि ऐसे मतलब कि एज ए पैट्रियोट या एज ए ह्यूमन बीइंग, क्या एक आपका थोड़ा सा एक अलर्ट हुआ है कि आपका ज़मीर जागा हो कि यार मैं छोड़ दूं इस सिस्टम को, जिसमें मुझे इनकी बात माननी पड़ रही है और मुझे एक गलत लोगों को इंतखाब में लेके आना पड़ रहा है? मैंने देखिए, हमारी जो कैपेसिटी थी ना जी, देखिए अच्छे अफसर साथ साथ हैं, अच्छी भी हैं, वो भी हैं, जो होती है कि तो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। देखिए, उनको ये होता है कि वो उस पार्टी के लोग आपके दफ्तर में आते हैं, आप उनको चाय पिला देते हैं, उनका काम कर देते हैं। दूसरा जब आता है जो गवर्नमेंट के एंटी साइड पे होता है, तो आप उसको ज़रा कोल्ड शोल्डर देते हैं, उसको रिएक्शन, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन जो अच्छे अफसर हैं वो नाइंसाफ़ी नहीं करते, वो खामोश रहते हैं, वो मतलब ड्रामा करके टाइम खामोश रहते हैं, वो नहीं अपना टाइम पास करते हैं, बातों शातों से उनको खुश कर देते हैं। वो प्रैक्टिकली कोई ऐसा उनको हार्म नहीं करते। अच्छे अफसर हैं, ऐसे तो नहीं काम चल रहा, आज भी हैं जो कि काम कर रहे हैं। लेकिन देखें, जो खराबी होती है, अगर एक अफसर के सामने करप्शन हो रही है या एक करप्शन के सामने धांधली हो रही है, क्या उसकी खामोशी द डे ऑफ जजमेंट इसका जवाब होगी कि मैं खामोश था तो मैंने तो नहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं? मैं उसको कब जस्टिफाई कर रहा हूँ? मैं तो आपको पहले खुद बता दिया भाई, ये सारे शामिल होते हैं। जब देखो ना, अगर ये सारी धांधली किसने करवाई है, मैं तो पहले आपको कहा है, डिप्टी कमिश्नर ने और SPs ने करवाई है, IG और चीफ सेक्रेटरी ने करवाई है। फील्ड में तो यही होते हैं ना। तो कई जगह पे मिसालें आई हैं, कई जगह पे लोग 5, 10, 15 लोगों ने रिफ्यूज भी किया। ठीक है। अच्छा सर, मोटरवेज पुलिस के हवाले से थोड़ा सा आपने IG बतौर सर्व किया है, पहले तो ये बताइए कि मोटरवेज के हवाले से जो एक जाल बिछाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर, क्या समझते हैं कि मोटरवे क्या इस बनाना ज़रूरी समझते हैं आप? कितने फंड्स लगे हैं मोटरवेज पे अभी तक? देखिए जी, जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, उसके बगैर तो आपकी जो डेवलपमेंट होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो नहीं हो सकती। रास्ते और वो तो अच्छे, जितने एफिशिएंट होंगे आपका काम बेहतर होगा। मोटरवे बनाना बहुत खुश आइंद बात है, बड़ी अच्छी बात है।
लेकिन जो हमने भूल गए, हमने रेलवे को डेवलप नहीं किया, साथ साथ रेलवे को भी डेवलप करना चाहिए। ठीक है। अभी रेलवे की कास्ट पे हमने मोटरवे बनाए, बाकी सड़कें बनाई, तो वो अच्छी बात है, उसमें ये नहीं आप कह सकते क्यों बनाई, जी हाँ, लेकिन डैम नहीं बनाए, ठीक है, रेलवे को सही नहीं किया, ठीक है, पीआईए को नहीं चला सके, वो हमारी फेलियर है। बेज़ाब्तियां जो मोटरवे के अंदर होती हैं, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? मोटर में कम से कम कौन सी बेज़ाब्ती? फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें कि मोटरवे पुलिस की बात कर लें अगर, ठीक है, मोटरवे पुलिस आप नहीं समझते कि बहुत सारे क्राइम्स में इन्वॉल्व होती है? फॉर इंस्टेंस मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें कि ये हम M2 M3 की बात कर लें अगर, ठीक है, यहाँ से बहुत सारी ऐसी ट्रांसपोर्ट है जो वहाँ बलूचिस्तान से आती हुई यहाँ से गुजरती है। मैं आपसे एक एक्सपीरियंस पूछ रहा हूँ, मैं इस पर ये नहीं कर रहा कि यहाँ ये चीज़ सदाकत है इसमें, क्या कोई अफसर इन्वॉल्व नहीं होता उस स्मगलिंग के अंदर किसी किस्म की? देखिए, मोटरवे के अफसर का कोई तलक नहीं है स्मगलिंग से, ठीक है। देखिए, उनका जो दायरा कार है, जो वर्किंग स्पेस है वो खाली मोटरवे है। मोटरवे और जो साथ उसका एरिया होता है ना जी, जहाँ तक वो जंगल होता है, वो मोटरवे की जुरिस्डिक्शन है। उसके ऊपर अगर कोई क्राइम होता है तो वो मोटरवे वाले कॉग्निजेंस लेते हैं, लेकिन उसका पर्चा थाने में होता है, जो थाना वहाँ लगता है। तो स्मगलिंग का कुछ कभी आज तक किसी ने एलिगेशन नहीं लगाया। ये पहली दफ़ा आप कह रहे हैं, हाँ, मैं खुद जब आईजी साहब मुझे याद है, हमारे मोटरवे पुलिस वाले बेशुमार ऐसी गाड़ियाँ पकड़ते हैं जो कि कपड़ा स्मगल हो रहा होता है, गाड़ी को अंदर खानों में छुपाते हैं, तो वो पूरी गाड़ी पकड़ती है। मैंने एक दफ़ा मैं आ रहा था इस्लामाबाद से, गोल्ड मोमेंट के पास एक गाड़ी आ रही थी। रिसेंटली एक केस, मैं नाम तो नहीं लूँगा उस ऑफिसर का, कस्टम ऑफिसर थे, और क्योंकि मैं लॉयर भी हूँ तो वो हमारे कोलीग के बहुत ही रिलेटिव जाने थे, करीबी वाले, और उनके मैं ताज़ियत के लिए भी हम उनके फैमिली के पास गए थे। कस्टम ऑफिसर थे जो इस्लामाबाद टू सवात मोटरवे है ना मेरे ख्याल में, उस मोटरवे के ऊपर कस्टम ऑफिसर का जो है वो उसका मर्डर हुआ है, ठीक है सर, उसको शहीद कर दिया गया है। और मोटरवे पुलिस को उस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, मतलब कि वो किसी के पीछे उसको फॉलो कर रहा था, किसी स्मगलर को फॉलो कर रहा था, ठीक है सर। तो वो उसका जो है वो बताया ये गया कि वो एक्सीडेंट हो जाता है, और अगर गाड़ी की सूरत हाल देखी जाए तो वो कहीं से वो एक्सीडेंट नहीं रखता था, वो ऐसे लगता था टायर बर्स्ट हुए हैं। और उसकी फैमिली इस चीज़ पे बहुत सदमे में थी सर, ट्रॉमे में थी कि एक तो हमारा बच्चा शहीद हो गया है, लेकिन हमें बताया नहीं जा रहा मोटरवे पुलिस की जानिब से, ना ही कस्टम ऑफिसर्स की जानिब से कि असल वजह क्या थी। इनडायरेक्ट ये जो क्रिटिक्स उस पर ये लिखते हैं या बताते हैं कि वो किसी ऐसे स्मगलर का पीछा कर रहा था जिसको रियासत या मोटरवे पुलिस नहीं पकड़वाना चाहती थी, इस वजह से उसको जो है वो स्क्रीन से साइड पे कर दिया गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए लगारी साहब, मैं अर्ज करूं, देखिए मोटरवे पुलिस का बुनियादी काम जो है वो ट्रैफिक को रेगुलेट करना है। सिक्योरिटी नहीं है मोटरवे के ऊपर? सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी एक ज़िमनी उसका सेकेंडरी पोर्शन आ जाता है, क्योंकि देखे ना वो मेन ट्रैफिक पुलिस है। अच्छा, मोटरवे पुलिस की गाड़ियों में क्योंकि मैं इस वजह से कह रहा हूं पेट्रोलिंग गाड़ी उन्होंने मोटरवे पुलिस को कन्वे किया है और कोई इंटरचेंज नहीं बंद किया गया सर। नहीं, मेरी बात सुनो जी। अच्छा, वो कई गाड़ियों में असला भी उनको अब देते हैं। देखें अभी आप रिसेंट आपने देखा होगा, रहीम यार खान से जो सखर की मोटरवे है उस पर 11 बंदे किडनैप किए, जो डाकू हैं कच्चे के, किडनैप करके ड्राइवर्स को ले गए। ये वारदातें तो होती हैं, कई एक्सीडेंट भी होते हैं, मर्डर्स भी होते हैं, लेकिन देखिए मोटरवे पुलिस का फोकस होता है ट्रैफिक की स्मूथ रनिंग में, एक्सीडेंट ना हो, मेन उनका ये काम होता है, वो भी करते हैं वो। तो मोटर ये जो इंसिडेंट आप कोट कर रहे हैं, ये अब मुझे नहीं पता इसकी डिटेल, लेकिन मोटरवे पुलिस वाले बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। आपने देखा पूरे पाकिस्तान में, अगर पूरे पाकिस्तान में किसी डिपार्टमेंट की इज्जत हुई है, माना है गवर्नमेंट ने माना है, असेंबली में फ्लोर पे, और पूरी दुनिया ने माना है, तो मेरे ख्याल में एक ही डिपार्टमेंट था मोटरवे पुलिस। सर वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल में अगर ये आपकी वीडियो उनकी फैमिली देखती है तो मेरे ख्याल में उनको खुशी होगी अगर आप इस चीज़ की इंडोर्समेंट करते हैं कि काश अगर मोटरवे पुलिस अगर इंटरचेंजेस पे और भी कुछ नहीं तो उनसे पता करके उस गाड़ी का नंबर या उस गाड़ी का जो है क्या नाम है कलर वगैरह आइडेंटिफाई करके उसको इंटरचेंज पे रोकती तो काश वो पकड़े जाते सर। वो अभी तक का मुझे नहीं पता, तब उस वक्त तक नहीं पकड़े गए थे इंसिडेंट के मौके पर सर, ठीक है। और वो गाड़ी कौन सी थी? प्रियस थी, और ऑफिसर साहब जो कस्टम ऑफिसर शहीद हुए वो क्रूजर पे से, अंदाजा करें सर। नहीं, आपकी बात देखें, उसमें मोटरवे पुलिस, देखो मोटरवे के ऊपर एक इंसिडेंट हो गया, अब उसमें मोटरवे पुलिस आई होगी, उन्होंने पुलिस को इतला दी होगी, जो काम होता है उसका क्राइम सीन को। सर फिर मेरे ख्याल में अगर इनका सिक्योरिटी काम नहीं है तो मेरे ख्याल में सिक्योरिटी का एम्बेड फिर होना चाहिए। मोटरवे के साथ ये वाली बात देखें ना, आईजी साहब जो मोटरवे वो बड़ा अच्छा अफसर लगाते हैं,
अभी जो मौजूदा आईजी हैं ये पंजाब में रह के गए हैं, सारा नौकरी है, फील्ड के अफसर हैं, बड़े नेक अफसर हैं और यहाँ CCP लाहौर रहे हैं। तो ये बिल्कुल उनको मैम असला होता है उनकी गाड़ियों में, लेकिन पता क्या जी, ट्रेनिंग नहीं है उनकी ट्रेनिंग देखें, उनकी ट्रेनिंग उनको भर्ती किया जाता है ट्रैफिक रेगुलेट करने के लिए। सर इसमें ट्रेनिंग होनी चाहिए। हाँ, फिर मेरे ख्याल वो भी अच्छा। अब एक ये यहाँ पे मैं बात करूंगा, मैं ये बल्कि आईजी साहब से बात करूंगा। पहले पता क्या होता था लगारी साहब कि कुछ अफसर ये लेते थे सूबों से, ठीक है, जो कि थानों में जिन्होंने काम किया होता था, ठीक है, उनमें ड्राइवर भी होते थे, सब इंस्पेक्टर भी, DSP तक। उनको ये जो आप बात कर रहे हैं ना, वो जब सड़क पे होते थे तो वो ख्याल रखते थे कि कहीं क्राइम भी होगा, उनको पता होता था। वो सारे उन्होंने वापस कर दिए। अब मोटरवे की अपनी भर्ती है, वो भर्ती होती है प्योरली ट्रैफिक, उसे कहते हैं JPO। JPO क्या मतलब है ना सर, देखें जूनियर पेट्रोलिंग कितनी ऑफिसर। बड़ी हाँ, मोटरवे की आपकी जाल बात है। सही है। अब मुल्तान से अगर हम लाहौर की तरफ देखें तो बहुत सारे दरमियान में ऐसे इसकी इलाका जाते मैं हैं ये सुनसान होता आपके है। अब प्रोग्राम एक वो के- खातून का आपने केस देखा होगा, रेप केस था, ठीक है, बहुत सारे ऐसे केसेस मोटरवे पे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए सर। आपकी वसादत से मैं ये आईजी साहब को बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा जी कि जो सिक्योरिटी का एंगल है उसको भी ख्याल रखें। सर, ये तो आप उनको सजेशन दे रहे हैं, जब आप IG थे तब ऐसी कोई सजेशन आपने गवर्नमेंट को दी थी कि हमें यार कोई चीजें ऐसी दे देखिए जी, गवर्नमेंट हमें, हमारे पास बंदे होते हैं, आईजी ने खुद डिप्लॉय करने होते हैं, गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं करती। तो फिर आपने किए थे डिप्लॉय गवर्नमेंट वगैरह? हम जी बिल्कुल करते थे, इसके बावजूद तब वारदातें- सिक्योरिटी कोई ऐसी चीज तो बताएं सर नाजरीन को, जब आप IG थे कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया हो आपने कि जो आज भी याद रखा जाता हो? देखिए जी, तमाम आईजीज कोशिश करते हैं बेहतर काम करने का। जी जी, मेरा वहाँ पे टाइम था जी तकरीबन 1 साल और 2 महीने, ठीक है। और उसके बाद मैं ट्रांसफ़र हो गई मेरी, जब 2013 का इलेक्शन हुआ, ये 2013 की? 13 के इलेक्शन में मेरी ट्रांसफ़र हो गई। मियाँ नवाज शरीफ साहब थे मेरे उस वक्त प्राइम, इनकी पार्टी जीती जी तो पीपल्स पार्टी हार गई, जी तो क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो चुकी थी। जी, तो हमने जो किया गाजी साहब, मसलन मैंने जो खुद वहाँ पे अपने इनिशिएटिव पे जो पहली स्टार्ट किया, हमने जो मोटरवे पे लाइसेंस थे, नादरा से मुआहदा मैंने किया, लाइसेंस जो हमने पूरा सेटअप किया। अब मोटरवे पुलिस लाइसेंस बनाती है जी, वो मैं जब ट्रांसफ़र हुआ तो बाद में बनने लगे, लेकिन मैं सारा मुआहदा कर गए थे नादरा से। उसके अलावा हमने जो ट्रेनिंग स्कूल थे, क्योंकि हमारे ज़िलों में जो ट्रैफिक ट्रेनिंग स्कूल नहीं है, वो हमने शुरू करवाए। मोटरवे पुलिस बाकायदा हम उनको सब्सिडी देते थे कि हम उनको मशीनें लेके देते हैं जो उनके वो ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं, सिमुलेटर होते हैं। तो वो भी अभी हमारा शेखुपुरा में, लाहौर में और इस्लामाबाद में मोटरवे पुलिस के बड़े अच्छे स्कूल हैं, लेकिन वो कमी है अभी, स्कूल हमारे बहुत कम हैं। उसके अलावा हमने ये जंगलों की हिफाजत के लिए रजाकार भर्ती किए, जो कि ये आपने देखा होगा, रोड क्रॉस करते हैं और जानवर चले जाते हैं। डकैतियाँ होती थी, बहुत कम होती थी, इंसिडेंट हुए हैं, तो हम उसको करके हमने अपनी कोशिश अच्छा, करते आपने थे। 2013 की बात फिर मैंने सबसे बड़ा जो अभी हेडक्वार्टर है मोटरवे का, जी, जो नया बना है बिल्डिंग, उसमें एक बहुत बड़ा हॉल हमने बनवाया, ऑडिटोरियम। ठीक है। जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे उस वक्त, तो हमारे कुछ पैसे ये जो मोटरवे पुलिस के पे चलान होते हैं ना जी, इसके आधे पैसे चलान के NHA को जाते हैं, आधे मोटरवे पुलिस को जाते हैं। तो वो हमारे कोई पैसे उनके पास थे, तो हमने रिक्वेस्ट करके गवर्नमेंट से, राजा परवेज अशरफ साहब थे, तो ये हमने बनवाया, ये इसका मैंने इब्तिदा की, वो बन गया माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। 2013 में, जब मैं आपका पॉइंट आ गया इस पे, 2013 में आप बड़ी सुर्खियों में रहे, आप पे स्कैंडल हुआ एक जो है वो एडवर्टाइजमेंट के हवाले से, ठीक है, कि आपने एडवर्टाइजमेंट की, नवाज शरीफ साहब की मुबारकबाद दी। क्या वो क्यों आप पे ये किया गया? आपकी तनज़्ज़ुली भी उसमें जो वो बस वो कोई देखें जी, गाली साहब, हमारे पास जो होता है ना जी, एक एजुकेशन फंड होता है जो कि करोड़ों में होता है, ठीक है, जो कि ज़िले वाले के पास नहीं होता। मोटरवे पुलिस के पास फंड्स बहुत है, ठीक है, काम करने के लिए, ठीक है। वो जो होता है ना जी, इसका आप ट्रैफिक के लिए ड्राइवर्स की और कम्यूटर्स की, पब्लिक की ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, पब्लिसिटी करते हैं, ठीक है, ये हमारा बकायदा काम है, पब्लिक सिटी, ठीक उसमें है, काम है हमारा, और हमें गवर्नमेंट उस मद में पैसे एलोकेट करती है। उसी मद में मियाँ नवाज शरीफ साहब की पार्टी जीती, तो ये मैंने नहीं किया कि मैंने पहली दफ़ा किया जी, हम, मेरे प्रेडिसेसर, हम सारे आईजीज का, प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट साहब का, हम मिनिस्टर्स के फोटो लगा के उनका एक करते थे, जो भी हम कंपेन करते थे। तो मैंने खाली फोटो लगा के मुबारक दी कि आप मतलब प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो वो जो हमारे सियासी मुखालिफ थे सरगोदा में, जी, हालांकि हमारा जो फैमिली है, जी, हम सियासत में थे,
हम मियाँ साहब के साथ रहे। ठीक है। बाद में हमारा जो दूसरा मुखालिफ ग्रुप था वो पीपल्स पार्टी में था, तो वो हमारे जो मुखालिफ थे उन्होंने मियाँ साहब को शिकायत लगाई जी, जो वो हमारे थे ऐसे अपने अजीज ही थे, तो उन्होंने जनाब वो बहाना बनाया जी कि देखो जी आईजी साहब ने ये प्राइम मिनिस्टर का फोटो क्यों अवामी लगाया, बजट से, क्यों लगाया, अवामी बजट से, अवामी बजट। अब आप देख रहे हैं अखबारों में जो फोटो आते हैं जी प्राइम मिनिस्टर के, चीफ मिनिस्टर के, आप देखते हैं। लेकिन मोटरवेज आईजी ने तो कभी नहीं लगवाए होंगे। मोटरवे के आईजी की बात, वो भी पब्लिक के पैसे ही है ना, मोटरवे के पैसे पैसा दूसरे, तो पब्लिक का वो भी गवर्नमेंट के पैसे हैं, ये भी वो तो गवर्नमेंट के पैसे हैं। हाँ। बात ये है कि ये तो खुश होते हैं इनकी फोटो लगाएं, तो वो तो मुझे पनिश करना था, वो एक बहाना बनाया, कोई वजह नहीं थी। वो सारी जो उन्होंने मुझे की थी सुप्रीम कोर्ट ने, उस पनिशमेंट के खिलाफ आप गए थे सुप्रीम कोर्ट में, खत्म हो गई, आपकी पनिशमेंट खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई। फिर आप उसी ग्रेड पे आ गए थे? उसी ग्रेड पे आ गया था। किस पोस्ट पे चले गए थे फिर? मैं ग्रेड मोटरवेज पे थे पहले, फिर किस में चले गए? उधर वो तो देखो ना जी, प्राइम मिनिस्टर ने पोस्टिंग देनी होती है जी। मैं ग्रेड 21 में रिस्टोर हो गया जी। जब मैं रिटायर हुआ तो ग्रेड 21 में हुआ, तो मुझे वो जो सजा दी थी मियाँ साहब ने वो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दी, कोई जवाब नहीं था गवर्नमेंट के पास। ये ऐसे होता है सर्विस में। वैसे कितना चले आप इस चीज को तो एडमिट कर रहे हैं ना कि सारे करते हैं आईजीज, और आज भी वो लीगल है। आपके प्रीडिसेसर्स, आपने प्रीडिसेसर्स का लफ्ज लिया कि वो प्रीडिसेसर्स आपके ये करते थे। हमारा काम है तमाम। आप ये समझते हैं कि कोई भी सिविल सर्वेंट है, ब्यूरोक्रेट सिविल सर्वेंट है, वो आवाम के पैसों से करंट गवर्नमेंट की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, आप ये कहते हैं? नहीं, हम गवर्नमेंट की नहीं की। हाँ। हमने तो भाई हम तो करते थे रोड सेफ्टी एजुकेशन, ये उस सब्जेक्ट का नाम है। हम रोड सेफ्टी की देखें, कोई भी महकमा गवर्नमेंट से के बगैर एक खिला में काम तो नहीं कर सकता, इन आइसोलेशन कोई काम भी नहीं करेगा, गवर्नमेंट का तावन साथ होता है। हम शुक्रिया अदा करते हैं, मिनिस्टर साहब ने हमें ये इफ्तिताह किया, फोटो लगाए, ये एक रूटीन की बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट इज ए पार्ट ऑफ द सिस्टम। अब ये नहीं कि गवर्नमेंट को जो पॉलिटिशियन है वो कोई और चीज है, सरकारी मुलाजम और चीज है। कितना पैसा लगा था तब एडवर्टाइजमेंट करवाने में? कुछ भी नहीं जी, 1.2 बिलियन की बात लिखी हुई है, मैंने तो पढ़ी नहीं। वो तो एक अखबार में इश्तिहार आया होगा, हार्डली उसमें 25-30 हज़ार रुपये लगा होगा, मिलियन कहाँ से लगने थे? ये तो मैंने तो अब लगे, ये तो मेरे पास उस वक्त 2013 में मेरे पास न्यूज़पेपर। आप मुझे बताएं कि एक मतलब क्वार्टर पेज का इश्तिहार हो, अखबार में कितने पैसे लगते हैं? एक इश्तिहार आए उसमें 30,000 लगे होगा उस वक्त के ज़माने, मैक्सिमम 30,000 लगा होगा। वो कौन से पैसे? मैं कहता हूँ वो वैलिड एक्सपेंडिचर था, वो बिल्कुल गलत नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने माना, उस सबसे ट्रिब्यूनल ने माना, उन्होंने कहा जी ये कोई जुर्म नहीं है, ये सारे मतलब एक उन्होंने रोड सेफ्टी का पैगाम दिया है। अगर हम पैगाम देते हैं, बात सुने, हम प्राइम मिनिस्टर का फोटो लगा के, मिनिस्टर कम्युनिकेशन का फोटो लगा के, किसी बड़े का फोटो लगा के पैगाम देते हैं प्रेसिडेंट साहब का कि भाई वो रिक्वेस्ट करते हैं भाई आप ट्रैफिक रूल्स को ओबे करें, इसमें कौन सी ऐसी बात है? ये देखिए, ये द एक्सप्रेस ट्राइब्यून की ये न्यूज़ थी जो मैं कोट कर रहा हूँ, मिस यूजिंग पब्लिक फंड्स। ठीक होगा। एक्स आईजी मोटरवेज डियरली, PM Nawaz had taken notice of full page advertisements in national dailies congratulating him after election। ठीक है सर, तो आप उस पर रिग्रेट करते हैं आज? ये कंग्रेचुलेशन के लिए इश्तिहार नहीं दिया गया था, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद नहीं कह रहा सर। हाँ भाई, वो मैं आपको क्लियरफाई करता हूँ। अखबारों में क्या सच होता है? ठीक है, ये अखबारों में सच होता है। आजकल तो अखबार पढ़ते ही कोई नहीं, आपका टीवी देखते ही कोई नहीं। लोग कहते हैं ये सारा जो गवर्नमेंट कहती है वो बोलते हैं, झूठ था आप पे सारा कुछ, आप कहते हैं। हमने रोड सेफ्टी का इश्तिहार दिया, रोड सेफ्टी के इश्तिहार में प्राइम मिनिस्टर साहब का फोटो लगाया, उसमें ऐसी कौन सी बात है? नहीं, अभी तो आपने कुछ देर पहले ही सर लक साहब आपने खुद फरमाया कि मुबारकबाद तो हम देते हैं वैसे ही, न्यूली इलेक्टेड। नहीं, इश्तिहार मुबारकबाद का नहीं था। अच्छा, देखिए उनको मुबारकबाद हमने दी, इलेक्शन जीत के वो आए थे, ठीक है, लेकिन इश्तिहार रोड सेफ्टी का था। रोड सेफ्टी क्या होती है? हम शायद फिर अल्फाज के चुनाव में कोई गलती हुई है, क्योंकि पिछले और आपके बयानबाजी में तजाद है थोड़ा सा। ऐसे काम हजारों हुए हैं, वो मुझे सिर्फ पनिश करना था मुझे, लेकिन कोई रिग्रेट है? मुझे हट किया गया है, कोई रिग्रेट उस हवाले से? मुझे कोई रिग्रेट नहीं था, हमारे साथ तो सारी सर्विस में होता रहा है। अच्छा, हम काम नहीं करते, गवर्नमेंट के बंदे का हमारी ट्रांसफर हो जाती है, ये कौन सा रिग्रेट है? ये तो पूरी सर्विस है, हमारी ओरिएंटेशन है, हमें ये कोई दुख नहीं होता, हमें पता है ये करते हैं। ये बात देखो, मैंने आपको असल में आपके साथ मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा ही हो गया, आपका तो ज्यादा ही कोई हाई प्रोफाइल बना दिया था। नहीं, मुझे पता क्या होता है,
ये डराते हैं अफसरों को, ये पनिश करके एक अफसर को डराते हैं कि खबरदार देखो जो हमारा कहना नहीं मानेगा उसको हम ये। उसके बाद नून लीग से वाबस्तगी, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आप सियासत में भी आए हैं, मैं तो तो नून लीग से वाबस्तगी इस वजह से नहीं बनी? क्या वो जो कुर्बत थी नवाज शरीफ साहब के साथ? देखें, मैं देखें जी, बात यह है कि जो देखें जो पार्टी एक मतलब साजिश करके पाकिस्तान के आइन को नहीं मानती, उसको सैबोटाज करती है, पाकिस्तान की अदलिया को सैबोटाज करती है 26 अमेंडमेंट करके, आपके ख्याल में उस पार्टी में जाना चाहिए? बाकी पार्टी नहीं करती, पीपल्स पार्टी नहीं किया, पीपल्स पार्टी उसकी इत्तेहादी है सर। पीपल्स पार्टी को लेसर इवल कह लें, मैं जी उसको लेसर इवल प्रेज नहीं कर रहा, तो क्या करें, किसके पास जाएं? देखें ना, जब सारे एक जैसे हों तो क्या करें हम? खान साहब किधर करें? खान साहब तो जब आएंगे तो खान साहब वो कहते हैं कि आपको टिकट नहीं दी, देखिए तो मैंने छोड़ दी उनकी पार्टी, टिकट नहीं दी, मैंने उनके कैंडिडेट को हराया। अच्छा, हमने उसके खिलाफ कैंपेन की, खान साहब के टिकट मिल जाती तो खान साहब के साथ। तो भाई जब टिकट नहीं मिली तो हम क्या करते? अपने मफाद के लिए आपने पार्टी चेंज कर ली। मेरा मफाद, हमें अपना मफाद पहले है, हम आपके ख्याल में अपने मफाद के खिलाफ क्यों बंदा पॉलिटिक्स करता है? अवामी नुमाइंदे अवाम की मफाद के लिए नहीं होते भाई, अवाम का मफाद तभी होता है जब हमारा मफाद होगा। अब हम खुद ही अगर मतलब हमें विक्टिमाइज किया जाए तो मैंने अवाम का क्या काम करना है? जो भी पब्लिक का सर होगा, पॉलिटिशियन होगा, देखिए उसका अपना एक एंगल होता है। मतलब ड्यूरिंग ड्यूटी एंड आफ्टर ड्यूटी अपना ही मफाद ड्यूटी में नहीं होता। ड्यूटी में देखिए सरकारी मुलाजमत एक डिफरेंट चीज़ है, अच्छा, पॉलिटिक्स डिफरेंट चीज़ है। पॉलिटिक्स तो हमारी देखिए अनफॉर्चुनेटली अभी तक बहुत रूडिमेंट्री स्टेज पे है, बहुत एक मतलब क्रॉलिंग स्टेज पे है। अभी तो उसको आप पॉलिटिक्स कह ही नहीं सकते। वो तो एक मतलब ऐसी है जैसे मतलब जिम्मेदार हुकूमत करते हैं, जैसे गांव में जिम्मेदार है कि अपने गांव में चौधरी चलता है ना, जैसे चौधरी हुकूमत चलाता है, ये चौधरीयों की हुकूमत है, ये कोई आइन की हुकूमत नहीं है। अल्लाह करे आए, जैसे इंग्लैंड में होता है, अमेरिका में होता है, इंडिया में होता है, दुनिया के बाकी मुल्कों में होता है, जापान में होता है। हम विश करते हैं कि हमारी हुकूमत ऐसी हो। ठीक है। अच्छा, आपने वजारत नारकोटिक्स के में भी आपने सर्व किया है, ठीक है, तो इसमें आप मुझे ये बताएं सर कि स्कैंडल था 2012-13 का, ये एफिड्राइन जो है, ये एक केमिकल है, एफिड्रीन, ठीक है, इसको इंग्लिश में शायद एफिड्राइन पढ़ते हैं, एफिड्रीन कहते हैं, एफिड्रीन, ठीक है, एक केमिकल है जो कानूनी तौर पर दवा साजी में इस्तेमाल होता है, ठीक है, लेकिन इसमें जो है आपका ये कि ये कोटा जो है दरअसल मंशियात स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है। इस केस में सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अफसरान के नाम आए थे, उसमें आपका भी नाम था कोई? नहीं, मुझसे ये पहले का वाक़या है, 2 साल पहले। अच्छा, मुझसे तकरीबन 1.5 साल पहले के जब मेरी पोस्टिंग हुई है ना, अच्छा ठीक है, बतौर सेक्रेटरी नारकोटिक्स, 1.5 साल पहले का वाक़या है। मेरे वक्त में ये नहीं हुआ, मैंने इसको हैंडल किया था। अच्छा, मैं जब सेक्रेटरी नारकोटिक्स था तो ये हाईलाइट हुआ। तो उसमें ये था, ये देखिए गिलानी साहब के बेटों के खिलाफ एक ये नारकोटिक्स बोर्ड ने बनाया था। बेसिकली ये पर्चा गलत हुआ था। एफिड्रीन क्या होती है? एफिड्रीन जो गन्ने की मिल होती है ना, शुगर मिल, उसमें एक राब होती है, ठीक है, जो गंध होता है, जो चीनी से उतारते हैं, उसे राब कहते हैं, ठीक है। उस राब को ये ले आते हैं, ये रॉ मटेरियल है। इधर भाई फेरू के पास एक फैक्ट्री लगी है मुल्तान रोड पे, उसको वो केमिकली उसको प्रोसेस करके एफिड्रीन बनाते हैं, ठीक है, बात समझ आ गई? जी जी। वो बनाते हैं, वो फिर एफिड्रीन जो है ये पेन किलर जी और जो होते हैं ना, ये कफ सिरप जी, इनमें इस्तेमाल होती है, ठीक है। ये फिर गवर्नमेंट क्या, मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ होती है, ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं उनको कोटा देती है कि वो यूज करती हैं अपनी दवाइयों में, ये इसका काम है, समझ आ गई? ठीक है। लो पहली बात तो ये है कि इसको पब्लिसिटी की गई कि एफिड्रीन को मंशियात है, ये मंशियात नहीं है, ठीक है, नंबर 1। ये गिलानी साहब के बेटे, उन पे इल्ज़ाम था कि उन्होंने ये जब वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री से ये कोटा दिलवाया किसी अपने बंदे को, और ज़रूरत से ज़्यादा दिलवाया, और फिर वो कोटा बेचा, उसमें पैसे कमाए। ये बात किसी हद तक दुरुस्त हो सकती है, ठीक है, लेकिन वो जो मंशियात बनाई गई जी वो गलत थी, ठीक है, वो मंशियात नहीं थी, कोई रिकवरी नहीं हुई, ना एएनएफ ने कुछ नहीं पकड़ा। एएनएफ मेरे मातहत थी, जो एक मेजर जनरल साहब होते थे एएनएफ के इंचार्ज, डीजी कहते थे उनको, वो सेक्रेटरी के मातहत होते थे। मेरे जाने से पहले इन्हीं वही जो मेजर जनरल साहब थे जी, उन्होंने एक लेटर लिखा मेरे पहले सेक्रेटरी को, ठीक है, कि भाई ये केस जो है ये मंशियात का नहीं है, ये ड्रग कोर्ट में जाना चाहिए, हमारे पास क्यों भेजा है, ठीक है, बात समझ गए? समझ गया। उनका खुद लिखा हुआ है। हमने उनको ये कहा भाई ये लेटर आपने लिखा हुआ है, अब आप इसको मंशियात कैसे बनाते हैं, ठीक है। जब हमने बतौर सेक्रेटरी मैंने भी इंक्वायरी की, मैंने पूछा, मैंने जो बात आपको कह रहा हूँ यही बात
वो नहीं थी, मंशियात नहीं थी। अच्छा, रिकवरी नहीं थी नंबर 1, कोई उससे कोई मंशियात बनी नहीं, कोई रिकवरी नहीं की, कोई उनके पास पाकिस्तान में ऐसा कोई मिसाल नहीं है कि एफडीन से कोई मंशियात बनी हो। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, समझ आ गई। ये मैं आज कह रहा हूँ। तो वो सारा गिलानी साहब को एक किस्म का उनको ख़राब करने के लिए बनाया गया। मेरा स्टैंड ये था कि देखें, जो यूएनओ है वहाँ पे मंशियात के ख़िलाफ़ उनका जो रवैया है बहुत सख्त होता है। आपने देखा अफगानिस्तान को बड़ा कंडेम करते हैं। ठीक है। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के बेटे को अगर आप बदनाम करेंगे जी। तो इन अ वे पाकिस्तान को बदनाम करेंगे। ठीक है। ठीक है जी। तो फिर वो एक थानेदार, उनके सब इंस्पेक्टर, वो मुझे भी हरास करते थे फ़ोन पे, उनके जो लोग थे, अफसर थे, प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाते थे कि हमने गिलानी साहब से बयान लेना है, तफ्तीश करनी है। मैंने इसको इतराज़ किया। मैंने ये सारा बयान जो आपको कह रहा हूँ, चौधरी इफ्तिखार मोहम्मद साहब चीफ जस्टिस थे जी। आपको पता है वो कितना तगड़ा चीफ जस्टिस था? बिल्कुल। चौधरी इफ्तिखार मोहम्मद से तगड़ा चीफ जस्टिस मैंने नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये आज मूवमेंट तो उनके खिलाफ, आजकल के चीफ जस्टिस तो गवर्नमेंट के कहने पे धांधली करवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो इनको तो मानते ही कोई नहीं। ये तो जज होना की शर्म की बात है। बिल्कुल। इनको जज कहना भी शर्म की बात है। सही। तो चौधरी इफ्तिखार मोहम्मद बहुत तगड़ा जज था। मैंने चौधरी साहब को ये रिक्वेस्ट की जी, और चौधरी साहब ने मेरी बात मानी, और उस दिन के बाद उनकी नरमी हो गई। वो जो शिकंजा था फौज का ख़त्म हो गया। ठीक है। ये उसकी ट्रू पिक्चर है। ठीक है। अच्छा, अब पॉडकास्ट का वक्त ख़त्म होने को है, ज़रा मैं कंक्लूडिंग कुछ क्वेश्चन कर लेता हूँ आपसे। 37 साल आपने ब्यूरोक्रेसी में गुजारे, ऐसे ही सर? जी हाँ। 37 साल के बाद एक जो है वो एक तासुर या एक जो है वो मेरे ख्याल में एक कह लें कि रूमर ये फैलाया जाता है कि कोई भी ब्यूरोक्रेट्स होता है तो वो जब रिटायर हो जाता है तो बहुत सारे एसेट्स इकट्ठे करके आता है। क्या बिफोर द ड्यूटी क्या एसेट्स थे और इस वक्त क्या एसेट्स हैं आपके? देखो जी, मैं बेसिकली सब जिम्मेदार हूँ। ठीक है। मेरे वाले साहब की हमारे अपने गांव में जो ज़मीन थी, ठीक है, वो ज़रई ज़मीन थी, 5 मरबे जी। मेरे चचा थे जी। चचा फौत हो गए, वाले साहब भी फौत हो गए। चचा जब फौत हुए, मेरे चचा का बेटा नहीं था, मैं अकेला बेटा हूँ। ठीक है। दोनों भाइयों का 3 भाई थे हमारे, एक मेरे चचा पहले फौत हो गए थे। ठीक है। तो चचा का भी कोई विरासत में हिस्सा फिर मेल मेंबर को मिल जाता है। ठीक है। मुझे तकरीबन मेरे हिस्से में 4 मरबे ज़मीन आई। ठीक है। मैंने अपनी नौकरी में तकरीबन कोई 12-15 एकड़ ज़मीन खरीदी, 2 लाख का एकड़, 60,000 का भी खरीदा, 2 लाख का, 3 लाख का, जो सस्ती थी उस वक्त। वो हमारा बाग है सरगोदा में सिट्रस का। आपकी अल्लाह ताला की मेहरबानी से जब मैं नौकरी में आया, मैं सुने ना, जब मैं नौकरी में आया तो उस वक्त, अब बस आज हमारा तकरीबन 2.5-3 करोड़ का बाग बिकता है साल का। ठीक है। तो उन पैसों को मैं जोड़ता था, मैं खुद फार्मिंग करता था अपनी। उससे मैंने लाहौर अपना घर लिया। उस वक्त गुलबर्ग में घर का रेट था 3 लाख रुपए कनाल जब मैंने लिया। ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ आपको 88 की जी। तो वो अपने पैसों से, अल्लाह ताला की मेहरबानी है, हमारे बहुत से अच्छे पुराने आपको अच्छे अफसर मिलेंगे जो ऑनेस्ट हैं, ऐसी बात नहीं है। जो आप घर में रहते हैं, हाँ, मेरा अपना घर है। कितने कनाल का घर है? वो 3 कनाल का। 3 कनाल। मैंने उस वक्त लिया जो उसको मैंने तो ऐसे भी आईजीज देखे जिनके कनाल 35-35, 40-40 कनाल में घर है सर। वो देखिए जी, मैं बताता हूँ, मुझे अब इसके नहीं, वो देखिए कई जगह पे आप, मसलन इमरान खान साहब का घर 300 कनाल में है। आप ये कहेंगे ना 300 कनाल का, जब उन्होंने खरीदा था ना, पता है कनाल की क्या कीमत थी? 25,000 रुपया। ये जो आईजीज की आप बात कर रहे हैं ना, वो एक सस्ती जगह लाहौर शहर से बाहर ले लें, वो मतलब 10 लाख का एकड़ आएगा। तो वो अच्छा, एक चीज़ बताएंगे, रिटायरमेंट से पहले या रिटायरमेंट के बाद जो प्रोटोकॉल में एकदम चेंज आता है, रिटायरमेंट के अंदर आपके साथ प्रोटोकॉल, आगे सिक्योरिटी, पीछे सिक्योरिटी, अब किस तरीके से, किस गाड़ी पे आए हैं आज किस गाड़ी पे आए हैं? वैसे मेरी अपनी गाड़ी है, मैंने आपको बताया जी, अल्लाह ताला की मेहरबानी है, मेरा 3 करोड़ का बाग बिकता है। ठीक है। बाग मेरा जो किन्नू का है, उसके अलावा हमारी गंदम भी होती है, बाकी फसलें भी होती हैं। अल्लाह ताला की मेहरबानी, जब देखें, जब अल्लाह ताला दे रहा है आपको हलाल के, तो आपको क्या जरूरत है? ठीक है। बाकी गाड़ी मेरे पास है जनाब, अपना स्पोर्टेज है, ठीक है, किया की। ठीक है। तो हम लेते हैं। गार्ड शार्ट रखी है कोई? हैं? गार्ड तो अपना ड्राइवर होता है जी, और क्या गार्ड का? अच्छा, आखिरी सवाल, वो चीज़ तो नहीं होती। आखिरी सवाल पे मैं प्रोग्राम कंक्लूड करता हूँ। जो ऑफिसर्स रिटायर्ड हो जाते हैं, क्या आफ्टर द रिटायरमेंट क्या उनका ऑडिट होना चाहिए? ऑडिट होना चाहिए? देखिए जी, गवर्नमेंट का ये हक है। यहाँ ऑडिट कौन करेगा? जो सबसे पहले तो आप गवर्नमेंट का ऑडिट करें। सबसे ज़्यादा तो वो करप्शन करते हैं आपके, जो बाकी महकमे हैं। बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, देखो ना, ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट आई है अभी, स्पीकर असेंबली के पास गई है, हज़ारों अरब की घपले थे, उन्होंने बजाय इंक्वायरी करने के वापस भेज दिए। आप बताएं मुझे,
सरकारी मुलाजिम ने तो लिख के भेजी है, तो वो जो स्पीकर है उसने वापस भेज दिया। ठीक है, मैं तो कहता हूँ होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। आपका भी होगा फिर सर? सबको करें। अच्छा, ये आखिरी सवाल ये तो बता दें मुझे, मेरी टीम ने ही ये सवाल करने का कह दिया, मौलाना तारिक जमील साहब के साथ रूममेट थे आप? तारिक जमील साहब मेरे रूममेट थे, क्लास फेलो, हमसे 1 साल सीनियर थे, एक कमरे में हम रहे हैं सेंट्रल मार्ट स्कूल में। ये हमें सादत है कि कितने बड़े आदमी के पास, नेक आदमी जो कि उसमें इस्लाम की खिदमत कर रहा है, एक इतना बड़ा इस्लाम का प्रीचर है, तो ये बड़ी हमें खुशकिस्मती की बात है। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया, बड़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन आपके साथ रहा, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट का वक्त ख़त्म होने को है। इंशाल्लाह आपके साथ एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नई शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अपने मेज़बान उमर शरीफ लगारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।